रही है। राहुल गांधी हर मानना चाहिए सिंह का कि वो इलेक्शन के मैदान में नहीं है, अभी नर्मदा परिक्रमा में। खैर है तो गुजरात में, पर नर्मदा परिक्रमा में, वरना कांग्रेस की जो सीटें 75 हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही चुनाव परिणाम आ रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी गवर्नमेंट बनेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे एक तरह से ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल मानेंगे आप इसको? ऑफ कोर्स मानेंगे, निश्चित रूप से। हाँ। अनुज जी, आप कुछ दीपक जी, एक देखिए, आज जिन दो राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, दोनों मिला के 250 सीटें दोनों की राज्यों में होती हैं और 2012 में बीजेपी को 141 और कांग्रेस को 97 सीटें मिली थी। अभी कांग्रेस तो लगभग 96-97 पे खड़ी है, बीजेपी 2-4 सीटें गेन करती हुई दिख रही है। लेकिन जो निर्मल भाई कह रहे थे कांग्रेस के पास वोटिंग मशीनरी नहीं है, मैंने एक 2-3 कांग्रेसियों से एक ऐसी बात सुनी जो मैं सुन के अचंभे में रह गया। वोटिंग के समय सेकंड फेज में खास करके 2 बजे के बाद कुछ इलाकों में भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई वो 300 रुपए से 500 रुपए तुम्हें रोज का दे रहे हैं, हम तो 1000 रुपए दे रहे हैं और खाने का पैकेट भी अपने लोगों को दे रहे हैं। उनके पास, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास खाने का पैकेट पहुंचाने की व्यवस्था भी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की, जिसके कारण उन्होंने 500 का कि जाके बाहर खा लो आराम से, और वो कार्यकर्ता उठ के बाहर चले गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादातर गरीब कार्यकर्ता है, भाजपा का तो फिर भी खाया पिया कार्यकर्ता है। यानी भाजपा वहां अधिक खर्च कर रही है बूथ प्रबंधन पर और कांग्रेस कम खर्च कर रही है, वहां पैसा बचा रही है। शायद वो बड़ी गलत रणनीति उनकी। गलत रणनीति नहीं, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, लीडर्स की जरूरत होती है, ऐसे लीडर्स की जरूरत होती है जिनकी बात कार्यकर्ता मान ले। पैसे का ही मामला नहीं होता है, आपके कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव की बात भी होती है। आप कार्यकर्ता को ये भरोसा होता है कि चलो अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, कम से कम चुनाव के बाद हो सकता है पैसा देने। जैसे एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं कि अगर हिमाचल को देखें 2240 का चल रहा है अभी, कांग्रेस ने हिमाचल को बिल्कुल छोड़ दिया था। अगर एक दूसरी टीम बना करके हिमाचल पर फोकस करते, किसी बड़े नेता की जिम्मेदारी लगा करके, और क्योंकि समय भी मिल गया था उनको, तो शायद रिजल्ट कांटे की टक्कर की स्थिति बन जाती। नहीं, वो वहाँ बहुत ज्यादा इनफाइटिंग भी थी, ये भी था कि कांग्रेस कई खेमों में बटी थी। पीसीसी प्रेसिडेंट जो है मुख्यमंत्री से बात करते, इनफाइटिंग तो थी कई कैबिनेट, लेकिन अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक वरिष्ठ नेता को, किसी बड़े नेता को वहां जिम्मेदारी देकर, मैं रोकता हूँ सबको। प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट पहुंचते हुए शॉर्ट्स ये देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर पहुंच रहे हैं और ये उनकी तस्वीर आएगी उतरते हुए, फिर उनका परंपरागत वेलकम किया जाएगा संसदीय कार्य मंत्रियों के द्वारा, उनके पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, और उसके बाद संसद का सत्र आपसे लगभग 15 मिनट बाद शुरू होने वाला है और बहुत हंगामेदार होगा। ये प्रधानमंत्री ने विक्ट्री का साइन दिखाया और बिना पत्रकारों से बात किए अंदर चले गए। वो जनरली पत्रकारों से वो बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पत्रकारों से किसी तरह की कोई बात नहीं की। आज से ही शुरू हुआ संसद का सत्र। सीधे चलते हैं आलोक शर्मा के पास। आलोक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से? चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, उन्होंने आपका दुगुना तिगुना सब तरह का नुकसान कर दिया। सलमान निजामी हो, क्योंकि कपिल से अपने मणिशंकर अय्यर ये कह रहे थे कि अगर मेरी बात से नुकसान हो तो मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूं। अरे दंड वो क्या भुगतेंगे, कांग्रेस पार्टी ने भुगत लिया। दंड तो कांग्रेस पार्टी की नहीं, दंड कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। घर का चिराग तो शहजाद पूरा बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इन्हीं लोगों ने, 4-5 लोगों ने हर दिन 2-2 दिन एजेंडा इन्हीं के ऊपर चलता रहा। 2 दिन शहनवाज पे चला गया, 2 दिन निजामी पे चला गया, 2 दिन कपिल सिब्बल पे। तो जो मुख्य मुद्दे थे गुजरात के, वो शायद वहां पर जनता तक हम नहीं पहुंचा पाए, कहीं ना कहीं बाधा बन गई और चुनाव जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर जाकर सेंटर्ड हो गया कि भाई उनको ऐसा बोल दिया, उनके लिए ऐसा बोल दिया, हिंदू मुस्लिम का एक प्रभाव चला गया। तो जो फ्लोटिंग वोटर था वो भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट होता नजर आया है। अदरवाइज हमारे यहां पर जिस तरह के अभी नतीजे आ रहे हैं, हिमाचल में अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि छोड़ दिया था कांग्रेस ने, मैं उनकी बात से सहमत हूं। और कैसी कोई वहां पर लोकल लीडरशिप में ऐसी इनफाइटिंग भी नहीं थी कि जिसको दूर नहीं किया जा सकता था, कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया और उसी का नतीजा ये सामने आ रहा है। अगर इन फाइटिंग को आज से 1 साल पहले, खासतौर पर जो तराई बेल्ट है जिसमें लगभग 18-19 सीटें आती है, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ये वाली जो बेल्ट है,
इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सी भी हम मेहनत करते तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, और मुख्य हार वहीं पर हमें दिखाई दे रही है। जी, आपने ठीक कहा। मेरे साथ मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, संसद का माहौल आज कैसा है? शुरू से ही गर्म होगा? देखिए, संसद में माहौल, खासकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। दोनों राज्यों में, खासकर गुजरात में जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उससे बीजेपी के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब हमने प्रश्न पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये हम लोग जिस उम्मीद से सोच रहे थे उसी के मुताबिक ये परिणाम आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले। उन्होंने मुस्कुराते हुए मीडिया के साथ उन्होंने विक्ट्री चिन्ह दिखाया, और अभी जो है वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार उनके साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और प्राकेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संसद का मिजाज आज कैसे रहने की संभावना है? संसद में आज कौन कौन से मुद्दे उठेंगे और क्या दोनों सदनों का काम चल पाएगा? देखिए, संसद की जहां तक बात है दीपक जी, पहले से ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुद्दे पर शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से जोरदार हंगामा किया गया था और स्थगित हुआ था राज्यसभा। लेकिन आज भी इस मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है। और जहां तक आपने देखा कि गुजरात के जो प्रभारी हैं अशोक गहलोत ने सीधे रूप से कहना शुरू कर दिया है कि ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे को कांग्रेस सदन में उठा सकती है। ठीक है राकेश, इसका मतलब हंगामेदार रहेगा सत्र। ये भी जी, आज हंगामे रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की भी अंदर संसद भवन में बैठक चल रही है और कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति पर जो है विचार कर रही है। इस बीच दो महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको दे दूं। ये दोनों महत्वपूर्ण खबर है कि शाम को 5 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, जिसमें औपचारिक तौर पर नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। शाम 4 बजे पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और 2 बजे अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जीत को घोषित करने के लिए, जीत के खुशियां मनाने के लिए, और ये साबित करने के लिए कि एक बार उन्होंने फिर से कर दिया वो काम जो उनके लिए काफी मुश्किल बता रहे थे लोग। आभार भी व्यक्त करेंगे उस बहाने वो। अनुजीत, क्या कहेंगे आप? दीपक जी, देखिए, जो सीटें अभी दिख रही है उससे स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी गुजरात को बचा ले जाएगी। और मैं कहूं कि यदि वोटों के प्रतिशत में हम अंतर देखना चाहें तो गुजरात में पहले जो मैंने अभी कहा था 90% से ऊपर दोनों का शेयर, वो अब घटता 90 के नीचे ही आता हुआ ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर घट रहा है और भाजपा हिमाचल की तुलना में अधिक वोट परसेंटेज से कांग्रेस से बढ़त लेती हुई गुजरात में पहली बार दिख रही है आज सुबह से लेकर। ठीक है, हम सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी संजय शर्मा के पास, उनसे अपडेट लेंगे कि बीजेपी के अंदर और क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि सीएम को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाएगा जब प्रेम कुमार धूमल हार जाएंगे, तो उनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन 5 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, इसका मतलब है कि ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास पूरी होगी कि क्या होने वाला है। तो विजय रूपानी और प्रेम कुमार धूमल, यही कॉम्बिनेशन लगेगा अगर धूमल जीतते हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी ने अपनी सभाओं में इनकी घोषणाएं की हुई है। गुजरात में उन्होंने स्पष्ट कहा था फॉर्मूला जो सीएम और डिप्टी सीएम का अभी है वही दोनों चेहरे दोबारा फिर से बनाए जाएंगे। और धूमल साहब का नाम भी उन्होंने वहां एक सभा में, जब जनता का प्रेशर बहुत अधिक था, उस दौरान उन्होंने घोषित किया है। तो यदि जीतते हैं तो ये यही गद्दी पर बैठने वाले लोग होंगे। जैसा आपने कहा कि जैसा दिख रहा था बीच में कि सुजानपुर में वो पिछड़ रहे हैं, यदि वास्तव में वैसे नतीजे हो जाते हैं तो शायद वहां फिर नए चेहरे को ढूंढना पड़ेगा। वहां नए चेहरे को ढूंढना। धूमल को काफी रिलेक्टेंटली अनाउंस किया था भारतीय जनता पार्टी। मेरे ख्याल से लॉटरी खुल सकती है, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। मुझे भी जो जानकारी है उसके हिसाब से प्रेम कुमार धूमल से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है बीजेपी हाईकमान की कि वो अगले 1.5 साल के अंदर 75 के हो जाएंगे, फिर अपने आप अपना पद छोड़ देंगे। और अभी खबर आई है कि 5वें राउंड में प्रेम कुमार धूमल 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी चौंकाने वाली खबर होगी। प्रेम कुमार धूमल को हिमाचल का जननेता माना जाता है। हम सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर रोहित या विपिन के पास चलने की कोशिश करेंगे जानने के लिए कि प्रेम कुमार धूमल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आखिर ऐसा क्यों हुआ।